अगर ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती इस फोन में तो 20,000 में अनबीटेबल बीस्ट बन जाता है। नया कंट्रोल सेंटर जब से दिया यहाँ पर दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही हैं। नो डाउट कैमरा बहुत बेस्ट है, लेकिन देवियों सज्जनों, इन सभी ख्यालों के पीछे एक रीजन छुपा हुआ है। वो रीजन ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मोटोरोला का तगड़ा फोन एज 50 फ्यूजन हमारे पास आ चुका था बहुत पहले, इसे यूज करते हुए भी काफी टाइम हो गया, तो इन डिटेल रिव्यू मिलने वाला है। तो ध्यान से आपको वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बिना वीडियो फुल देखे फिर अपने डाउट्स पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये, जबकि वो डाउट्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया है। ठीक है, समझ गया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोटोरोला वाले काफी ऑब्सेस्ड हो गए हैं वेगन लेदर से, तो यहाँ पर भी आपको वेगन लेदर वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है। एंड एक चीज है, आप फोन को एट द टाइम जैसे ही फोन को हाथ में पकड़ोगे आपको वो स्लिमनेस का फील हो जाएगा। बैक भी आपको कर्वी मिल जाता है, तो पकड़ने में एक अच्छी ग्रिप भी मिल जाती है इसके वेगन लेदर की वजह से। एंड बहुत ज्यादा लाइट वेट भी रखता है, कंसीडरिंग इसमें 5000 mAh की बैटरी है। स्लिम फैक्टर के साथ एक चीज आ जाती है कि थोड़ा हल्का स्लिपरी हो जाता है, तो केस के साथ यूज कीजिए, क्योंकि ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ, कर्व डिस्प्ले फोन जब भी गिरेगा तो साइड में इंपैक्ट पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपका डायरेक्टली डिस्प्ले टूट सकता है। और केस लगाने का एक और कारण है, मेरे पास ये मार्शमेलो ब्लू कलर है, इसमें आप देख सकते हो दाग अच्छे खासे लग गए। मैंने विदाउट केस यूज किया है। क्या मतलब IP68 की रेटिंग इसलिए दी गई थी क्योंकि ये दाग धब्बे जब लग जाएंगे रिन से बिल्कुल रगड़ के धो लेंगे। गाइस जोक्स असाइड, यहाँ पर कुछ भी ऐसे काम मत करो। ऑल्दो फोन में अच्छी रेटिंग मिल जाती है, लेकिन अगर कहीं भी गड्ढे से पानी अंदर चला गया तो यहाँ पर उसकी वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे, आउट ऑफ वारंटी होगा। तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर। और अगर बात करें प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको अप्रोक्स 21,000 तक मिल जाता है ऑफर्स वगैरह लगा के। एंड फोन का कैमरा मॉड्यूल भी देख सकते हो, बिल्कुल लेदर के साथ ही एम्बेडेड है, दिखने में सही लगता है। वो प्रीमियम फील आएगी अगर आप फोन को हैंड में पकड़ोगे ना, वो प्रीमियम फील आपको मिलेगी। ऑल्दो आपको प्लास्टिक फ्रेम्स मिलते हैं एंड काफी पतले पतले फ्रेम्स हैं, तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि यहाँ पर कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, तो स्टोरेज भी आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो बिल्ड में ऐसा मुझे कोई शिकायत नहीं है, अच्छा प्रीमियम फील भी मिलता है। जस्ट एक है टेम्पर्ड ग्लास और एक अच्छा कवर जरूर से इसमें लगा लेना। इसके अलावा स्टीरियो स्पीकर सेट भी मिल जाते हैं, आवाज में सुना देता हूं आपको। फुल वॉल्यूम है। तो साउंड मुझे ठीक ठाक लगी, कहीं कहीं पे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आवाज थोड़ी सी फट रही है। 20,000 के हिसाब से ठीक ठाक साउंड मिल जाए। और हाँ, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है, थोड़ा साउंड में आप इनहैंसमेंट कर सकते हो। और एक और चीज जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है, हैप्टिक्स आपको एवरेज मिल जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हैप्टिक्स यूज करते हो तो वो घुर वाली फील आएगी, आपको टक टक वाली फील नहीं आएगी। प्लस एक और चीज आ जाती है, यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इसका प्लेसमेंट हल्का सा ऊपर होता तो और ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि डायरेक्टली हमारा थंब ऊपर ही जाता है, बीच सेंटर से थोड़ा सा नीचे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा है ना कि थोड़ा सा अनलॉक होने में भी 1 सेकंड या 1.5 सेकंड ले लेता है। और फोन में एक और चीज है, जब मैं लॉक वाला बटन दबाता हूं तो ये लॉक होने में भी 1-2 सेकंड ले ले ना। बैक जितना सुंदर है, फ्रंट भी उतना ही सुंदर मिल जाता है। आपको POLED डिस्प्ले मिल जाती है कर्व्ड वाली, लेकिन एक चीज बता दूं, ये HDR डिस्प्ले नहीं है, तो HDR कंटेंट आप देख ही नहीं पाओगे। बाकी सारे जो फोन्स आते हैं उसमें नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन डिस्प्ले HDR होती है। यहाँ पर डिस्प्ले ही HDR नहीं है, तो ऑफकोर्स सी बात है नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन Amazon प्राइम नेटफ्लिक्स में फुल HD कंटेंट आप देख सकते हैं। यूट्यूब में भी 4K कंटेंट देख सकते हैं 60 FPS तक, लेकिन HDR वीडियो नहीं चलेगा। ये डिस्प्ले 10 बिट डिस्प्ले है, तो यहाँ पर कलर प्रोडक्शन वगैरह आपको तगड़ा मिल जाता है, एक्चुअल कलर देखने को मिलते हैं, कंटेंट वगैरह देखने में मजा आएगा। अब HDR बहुत ज्यादा डील ब्रेकिंग बन जाता है, आई डोंट थिंक सो कि HDR डील ब्रेकर बनता है, क्योंकि आप खुद से पूछिए कि आप HDR में वीडियो देखते हो, आप लोग कौन सी सेटिंग में अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और डिस्प्ले मैंने अभी तक बिना टेम्पर्ड ग्लास के ही यूज करा था, कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन एक बार हुआ था कि फोन डायरेक्टली जैसे रोड सरफेस रहता है ना, ऊपर नीचे वहां पर गिर गया था। एंड आप देख सकते हैं ये 2 यहाँ पर स्क्रैचेस आ गए स्क्रीन पे, और ऐसा भी नहीं तो फोन बहुत ऊपर से गिरा था, जस्ट मैं B-roll ले रहा था तब वो ऐसे गिर गया। तो मैं तो बोलूंगा भाई साहब अच्छा टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना, तो ओवरऑल कंटेंट देखने में आपको मजा आएगा। इवन कर्व डिस्प्ले है तो वो प्रीमियम फील भी आएगा, आपको बिल्कुल लगेगा साइड से डिस्प्ले निकल के आ रही है, ऐसा कंटेंट देखने को आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर बेजल्स भी आपको पता ही है, कर्व डिस्प्ले में साइड में नहीं होते हैं, बस ऊपर नीचे के चेन आपको मिल जाते हैं, तो बेजल भी ठीक ठाक है फॉर द प्राइस। एंड अगर ब्राइटनेस की बात करें तो 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस चली जाती है, हाई ब्राइटनेस मोड में 1200 निट्स तक जाती है,
तो जितना भी मैंने धूप वगैरह में से यूज करके देखा, विजिबल आराम से रहता है, कहीं पे भी मेरे को दिक्कत नहीं आई। और डिस्प्ले फ्लिकर फ्री भी है, तो आपको लो लाइट में फ्लिकरिंग के इश्यूज नहीं आएंगे, आपकी आंखें भी यहाँ पर सुरक्षित रहेंगी। एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इसमें। एंड बहुत पहले ना ऐसा हो रहा था कि मोटोरोला में 144 होते हुए भी 120 हर्ट्ज तक ही ऐप सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब जो है मोस्टली सभी ऐप्स में 144 हर्ट्ज का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो वो एक्सट्रीम फ्लूइडिटी आपको देखने को मिलेगी। एंड टच भी काफी रेस्पॉन्सिव है, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। बाकी इसमें एडाप्टिव रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, जो 60, 90 और 120 हर्ट्ज के बीच में फ्लक्चुएट होता है। तो डिस्प्ले डेफिनेटली प्रीमियम फील देगी। जस्ट HDR का सपोर्ट नहीं है, बाकी सब ठीक है। लेकिन एक चीज ठीक नहीं है भाई साहब, आप पूरी वीडियो देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है, फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ऐसे कैसे जीतेंगे आपा जंग? आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और आप लोग ही अपने को दगा दोगे। दिल से अच्छा नहीं लगेगा, जस्ट बात से अच्छा नहीं लगेगा। कर दो अभी क्या भी लाइक ओए। और ये फोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले कनेक्टिविटी 12 5G के बैंड मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, वाईफाई 6 मिलता है और NFC भी मिलता है। तो NFC पेमेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। एंड डुअल 5G को ये सपोर्ट करता है, हमने ट्राई किया, टेस्ट किया, 5G की स्पीड भी तगड़ी आ जाती है, बट 5G कॉलिंग अभी नहीं कर सकते हो। और एक और चीज लोग पूछते हैं 5G में कॉलिंग हो जाएगी? नहीं, 5G में जैसे ही आप कॉल करोगे VoLTE पे आ जाता है और स्पीड भी तब आपको 4G की ही मिलेगी। 5G प्लस मुझे जियो में देखने को मिल रहा था, मेरे एरिया में एयरटेल में देखने को नहीं मिला, और Vio 5G का ऑप्शन भी जियो में मिल रहा था, एयरटेल में नहीं मिला। तो ये मे भी एरिया टू एरिया वेरी कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये फोन में Vio 5G का सपोर्ट मिलेगा और 5G प्लस भी आएगा अगर आपके एरिया में सपोर्टेड है। बाकी कॉल वगैरह भी करके देखा, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कब नहीं आई? जब मैं नेटवर्क में कॉल कर रहा था। अगर आपके घर में वाईफाई है और अगर आप वाईफाई कॉलिंग यूज करते हो, भाई साहब बहुत पैथेटिक एक्सपीरियंस रहा। वाईफाई कॉलिंग का ऐसा है ना कि 2 आवाज सामने वाली को सुनाई देगी, उसके बाद गायब। बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। तो वाईफाई कॉलिंग को आपको मैं बोलूंगा ऑफ ही करके रखिए, तब ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहाँ पर डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो कॉलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत वैसे नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आपको कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से करनी है, जानू मानू सुनना, क्योंकि गूगल डायलर मिलता है तो वो अनाउंसमेंट कर दे। नाउ गाइस, आ जाता है इस फोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉफ्टवेयर। जो चीज दुख भी देती है, दर्द भी देती है और एक टाइम पे खुशी भी देती है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपको लेटेस्ट हेलो UI देखने को मिल जाएगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच। एक टाइम था जब मोटोरोला वाले अपडेट में कॉम्प्रोमाइज करते थे कि ज्यादा अपडेट नहीं देते थे। अब नंबर तो बढ़ा दिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम है। भाई साहब 2-3 महीने हो गए हैं, अपडेट नहीं मिल रहे हैं। ना इसको मिले ना Edge 50 Pro को मिले। Edge 50 Pro को मिला सिक्योरिटी पैच, कोई बग्स वगैरह फिक्स नहीं किए, अब शायद आने वाला है। लेकिन एक नए फोन का सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है जब वो लॉन्च होता है। उस टाइम पे अपडेट नहीं मिले तो भाई लोगों का भरोसा उसी टाइम पे निकल जाता है। तो मोटोरोला वालों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भाई साहब अपडेट पे डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपडेट में भी यहाँ पर फ्रीक्वेंट हो जाए। बाकी कुछ चीजें अब आप ध्यान से सुनिएगा। नया कंट्रोल सेंटर तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये कंट्रोल सेंटर जैसे मैंने Edge 50 Pro में बताया था, थोड़ा सा बगी है। यहाँ पर एनिमेशन स्मूथ देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं पे कुछ जिटरीनेस देखने को मिलेगी, तो आपको वो फ्लूइड एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा इस कंट्रोल सेंटर से। तो मैं आपको बोलूँगा पुराना वाले कंट्रोल सेंटर को सेटिंग में जाके इनेबल कर लीजिए, उससे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। ये न्यू कंट्रोल सेंटर दिखने में डेफिनेटली अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की इसकी जरूरत है। और लुक वगैरह के मामले में आपको क्लोज टू स्टॉक 100 वाला लुक मिल जाएगा। बहुत सारे फीचर्स भी यहाँ पर नहीं मिलते, जैसे कि आपको ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब को आपको जुगाड़ के थ्रू चलाना है तो सिक्योर फोल्डर आप बना सकते हैं, जो मोटोरोला का ही मिल जाता है। उसमें जाके आप डुअल ऐप, एक अलग टाइप ऑफ स्पेस बन जाती है जिसमें आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, 2 ऐप भी चला सकते हैं। इसके अलावा गैलरी ऐप भी इनका खुद का नहीं है, गूगल की फोटोज वाला ही ऐप आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे एज लाइटिंग मिल जाएगी, ये चॉप चॉप करके जो आपका फ्लैश लाइट जल जाता है, ये बहुत हैंडी फीचर है, ये ऑलमोस्ट सभी फोन में होना चाहिए था। इसके अलावा लॉक स्क्रीन में कुछ कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, वहां पर भरपूर ऑप्शन मिल जाएंगे। आइकन के शेप साइज को आप चेंज कर सकते हैं, पूरे फोन का एक्सेंट कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और ऊपर से हार्डवेयर लेवल की प्रोटेक्शन थिंग्स शील्ड के थ्रू भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ऐसी एक फुल डिटेल वीडियो मैंने बनाई है न्यू हेलो UI के ऊपर, आप उस वीडियो को डेफिनेटली आई बटन जाके जरूर चेक कीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा बात करें एनिमेशन की, तो एनिमेशन यहाँ पर आपको मिलते हैं, अच्छे खासे मिल जाते हैं। आपको ओपन करोगे, क्लोज करोगे, वो प्रॉपर स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 1-2 ऐप ओपन करने के बाद जो है ना, एनिमेशन में भी थोड़ा जिटरीपन देखने को मिल जाता है। अब ये चीज़ें आती हैं UFS 2.2 स्टोरेज की वजह से। इनका 28,000 वाले फ़ोन, उसमें भी UFS 2.2 है, वो तो हम ऑल द परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बात करने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा और रिफाइनमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे एक सिनारियो में देता हूँ कि हम 1-2 ऐप को ओपन करते हैं, उसके बाद कैमरा ऐप को ओपन करते हैं, उसके बाद तो भाई साहब फ़ोन जो हैंग होता है। कैमरा ऐप के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है सॉफ्टवेयर में, उसको जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद
लैग होना भाई साहब एक्सट्रीम लेवल पे शुरू हो जाता है। जो सेम चीज इसके 50 प्रो में भी देखने को मिली, यहाँ पर तो ऑफकोर्स आपको देखने को मिलेगी क्योंकि उससे कम बजट में आता है। और सेम मोटोरोला एज 50 प्रो जैसे यहाँ पर भी मेरे साथ 2-3 बार हो गया कि स्क्रीन टोटली फ्रीज हो जाती है, कुछ इस टाइप से, कुछ भी काम नहीं करता है एंड मेरे को लॉक अनलॉक करना पड़ता है, देन उसके बाद ही ये वर्क करता है। तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में रिफाइनमेंट की ज़रूरत है और रिफाइनमेंट तब मिलेगा जब अपडेट रेगुलरली मिलेंगे। अपडेट ही रेगुलरली नहीं मिलेंगे तो चीज़ें फिक्स कैसे होंगी। अब 3-4 महीने बाद आप अपडेट दोगे तब तक लोग जो हैं दूसरे फ़ोन की तरफ सोच लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे मोटोरोला को काम करने की ज़रूरत है। बाकी ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग में जस्ट एक फेसबुक ऐप था शायद, उसके बाद कोई भी ऐप देखने को नहीं मिलते। गूगल के कुछ ऐप थे, उनको आप डिसेबल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो स्लो परफॉर्मेंस एनिमेशन की बात करिए, उसका एक और रीज़न आ जाता है परफॉर्मेंस। देखो, देने के लिए यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 मिल जाता है, LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। UFS 2.2 इस रेंज में चलो जस्टिफाई करता है, लेकिन एज 50 प्रो 27-28 हज़ार 30 हज़ार वहाँ पर भी UFS 2.2 है, वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो एज 50 प्रो लेने का मन बनाए तो डेफिनेटली एक बार ये वीडियो को जरूर जाके मैं बोलूँगा चेक कीजिए। और ये प्रोसेसर कितना कैपेबल है, 5.7 लाख प्लस के Antutu स्कोर मिल जाते हैं। CPU थ्रॉटलिंग का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। अच्छी खासे यहाँ पर Geekbench स्कोर भी मिल जाते हैं और रीड राइट स्पीड भी डिसेंट आपको मिल जाती है। तो अगर मैं नॉर्मल यूजर के बारे में बात करूँ, एक ऐसा यूजर जिसको यहाँ पर मल्टीटास्किंग करनी ज़्यादा, मूवी देखनी है, कंटेंट देखना है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र बन जाते हो, जैसे 3, 4, 5, 6 ऐप एक बार में चलाते हो, तब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको लैग फेस करने को मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट अच्छा मिलता है, ये चीज़ अच्छी है। मैंने 10 ऐप्स खोले थे, 10 के 10 को इसने बैकग्राउंड में रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एनिमेशन में लैग देखने को मिलेगा जब आप 3 से ज़्यादा ऐप को यहाँ पर खोलेंगे। और जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं, भाई साहब देखो, पहली गेमिंग में चीज़ ये है कि कर्व डिस्प्ले फ़ोनों में थोड़ा सा ना साइड के टचेस वगैरह का इशू आता है, वो तो आएगा ही आएगा, हर कर्व डिस्प्ले फ़ोन में आता है। तो यहाँ पर भी आपको वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमने BGMI खेला, BGMI में जो ग्राफिक सेटिंग आपको मिलती है स्मूथ एक्सट्रीम प्लस HDR में भी एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है और अल्ट्रा HD में 40 FPS का सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्मूथ एक्सट्रीम की, क्योंकि HDR एक्सट्रीम में ऑफकोर्स कोई नहीं खेलता है, जो लोग खेलते हैं वो स्मूथ एक्सट्रीम से आइडिया मिल जाएगा कि कितनी यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलेगी। स्मूथ एक्सट्रीम में मुझे 50 to 60 FPS के बीच में परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। तो कंटिन्यूस 55 के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, 50 to 60 के बीच में मिलेगा, वो भी मैं बोलूँगा 50 to 55 के बीच में ही कॉन्स्टेंट रह रहा था। तो आपको अगर कैजुअल टाइप की गेमिंग करनी है तो ये चिप करवा देगा, क्योंकि ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, ये नॉर्मल यूज़र को टारगेट करता है जो कैजुअल अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता है। और एक और चीज़ है, मोटोरोला वाले डेफिनेटली यहाँ पर थर्मल्स में काम कर रहे हैं। एज 50 प्रो में भी देखा था बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हीटिंग के इशूज़ नहीं आए। जस्ट 40-41 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर जा रहा था। मैं पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ पर मानसून आ चुका है। एक और चीज़ की दिक्कत रहती है मोटोरोला के डिवाइस में कि बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं मिलता। यहाँ पर ऑल्दो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। आई डोंट नो कैसे इन लोगों ने किया है कि इतना वेट कम भी है और बैटरी भी कैपेसिटी ज़्यादा है और स्लिम फ़ोन भी है। इस चीज़ के लिए तो 1 लाइक बनता है। लेकिन इसी के साथ साथ जब हमने इसे बैटरी को टेस्ट किया, नॉर्मल यूसेज में हमें 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला। अब आप सोचोगे मैं डिजिटल वेलबींग क्यों दिखा रहा हूँ। एक बग है भाई साहब, इनका जो इनबिल्ट बैटरी स्टैट वाला ऑप्शन है ना, वो भाई साहब कुछ भी रीडिंग शो करता है, वो एक टाइम पे आके अटक जाता है, उसके बाद आगे वो बढ़ता ही नहीं है। तो वो चीज़ भी फिक्स होनी चाहिए। उसके अलावा आइडल ड्रेन का इशू भी मैंने 5G में फेस नहीं किया, जस्ट 3 से 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ था 5G पे। एंड यहाँ पर आपको 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और इन द बॉक्स चार्जर मिलता है जो अप्रॉक्स 45 to 50 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है इस डिवाइस को। तो बैटरी बैकअप मैं बोलूँगा ओके मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। अब आ जाता है फोन का वो मुद्दा जो इंप्रेस भी करता है एट द सेम टाइम थोड़ा सा डिप्रेस भी करता है। कैमरा के बारे में बात करूं तो सेंसर्स यहां पर आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। फ्रंट में भी 32 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है जो इस बजट में मोस्टली ब्रांड्स नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूँ इंप्रेस कहाँ करेगा। फ्रंट कैमरा में आप जितनी भी फोटोज खींचेंगे आपको कलर टोन काफी क्लोज टू नेचुरल देखने को मिलता है। लिटरली मुझे फोटोज काफी पसंद आई फ्रंट कैमरा से। एक टाइम था जब मोटोरोला के डिवाइस में कुछ भी कलर साइंस हो रहा था, लेकिन अभी काफी नेचुरल देखने को मिल जाती है। डिटेलिंग भी यहाँ पर आपको तगड़ी देखने को मिलती है। लाइट भी अच्छे से बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी एज डिटेक्शन यहाँ पर प्रॉपरली हो जाता है। मतलब 10 फोटो में से 9 में ही अच्छे से काम करेगा, एक में शायद ऊपर नीचे कर जाए। सेम चीज जाती है बैक कैमरा से भी। यहाँ पर भी स्क्रीन टोन आपको काफी नेचुरल देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको इस टाइम पे थोड़ी सी रेडिश मेरी कलर टोन देखने को मिल रही है, थोड़ा सा स्काई रेड था इस टाइम पे, तभी आ रही है, लेकिन कलर यहाँ पर एक्यूरेसी मुझे सही लगी। ओवरऑल जितनी भी फोटोज आई इनमें डिटेलिंग भी आपको तगड़ी मिल जाती है। एंड जब लाइट बैलेंस की बात हो वो भी ये नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड दोनों में ही कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है
जब पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन की बात हो 10 में से ये 8 फोटो में अच्छे से कर पाता है, 1-2 फोटोज में ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे इस फोटोज में आप देख सकते हैं एजेस को इसने अच्छे से मेंटेन नहीं किया है। इसके अलावा नॉर्मल मोड में भी आपको 2x तक जूम देखने को मिल जाएगा, जिसमें डिटेलिंग अच्छी खासी मिल जाएगी। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर 35mm और 50mm से आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा ब्लर बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा। वो फोटो DSLR वाली आपको फोटो यहाँ पर मिलेगी। बाकी ये कुछ सैंपल से इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि डेफिनेटली ये कैमरा यहाँ पर वर्थ है फॉर दिस प्राइस। एक और चीज़ है, नाइट मोड में यहाँ पर मेरे को लगा थोड़ा और बेटर यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। ओके परफॉर्मेंस मिली। एंड अल्ट्रा वाइड यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का दिया, लेकिन उसके हिसाब से मुझे फोटोज डिसेंट 8 मेगापिक्सल वाली ही लगी। और अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा में भी यहाँ पर कलर शिफ्ट का इशू आपको देखने को मिलेगा। अब वीडियो वाले सेक्शन में बात करें तो वीडियो आप 4K 30 FPS से बैक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें स्टेबल आ जाती है वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी स्टेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी, डिटेलिंग भी अच्छी मिल जाती है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कहीं पे फ्रेम स्किप हो रहे हैं, लेकिन यहीं पे कैमरा में आपके पास अल्ट्रा वाइड में स्विच करने का भी ऑप्शन है। जब आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हो विदाउट पॉज करें, तब 1-1.5 सेकंड का यहाँ पर आपको गैप देखने को मिलेगा, मतलब वो जर्क आता है। बट 1x से 2x जाने में स्मूथ हो जाता है। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट है, फ्रंट से भी आप 4K 30 FPS में स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी मिल जाएगी। यहाँ पर भी हल्के फुल्के स्टेबल करने के लिए जर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक और चीज़, अगर आप बहुत लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर फोकसिंग के इश्यूज आते हैं, प्रॉपरली नहीं करता ये। इसके अलावा आपको डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का मोड मिल जाता है, डुअल फोटो क्लिक करने का मोड मिल जाता है, स्पॉट कलर का फोटो और वीडियो दोनों ही मोड मिल जाता है। एंड ओवरऑल मैं बोलूँगा कैमरास डिसेंट है। लेकिन अब आ जाती जो चीज़ डिप्रेस करती है, आप कैमरा यूज़ करोगे, खुश भी होगे आउटपुट से, लेकिन एट द सेम टाइम दुख भी होगे, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा ऐप है ना काफ़ी बगी ऐप है। मतलब एक फोटो क्लिक करोगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होने में भाई साहब 3 से 4 सेकंड ले लेता है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और इन केस अगर आपकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम है, फोटो खींचते आपको काम याद आए, आप मिनिमाइज करेंगे भाई साहब, इतना गंदा लैग हो जाता है फ़ोन, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैंने 8-9 हज़ार का फ़ोन ले रखा है। एंड ओवरऑल जो कैमरा का UI है ना, यहाँ पर भी हल्के फुल्के लैग मुझे देखने को मिले जब मैं एक मोड से दूसरे मोड में स्विच करता हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए कैमरा का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कैमरा ऐप में इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। तो इनको ये चीज़ें फिक्स डेफिनेटली करनी चाहिए ना। दुनिया भर की बातें हो गई, कमिंग टू द कंक्लूजन। 20-21 हज़ार में क्या मोटोरोला H50 फ्यूजन एक वर्थ डील है कि नहीं है? देखो, कहना चाहूँगा बिल्कुल तगड़ी डील है। यहाँ पर कुछ मेजर बग्स है, जैसे मेन में अगर बोलूँ वो कैमरा का ही है, जो कैमरा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है या बहुत ज़्यादा वहाँ पर लैग होने लगता है। वो बग फिक्स हो जाए तो भाई साहब ये बहुत एक अच्छा फ़ोन मिल जाता है। तो होपफुली मोटोरोला वाले उस चीज़ को फिक्स करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, या अगर आपको फ़ोन लेना ही आप रिस्क ले सकते हैं, तब आप मोटोरोला H50 फ्यूजन के साथ जा सकते हैं। बाकी इसको हम मुंबई अपडेट के बाद ही लेके जाएंगे। जब भी ऐसा कुछ अपडेट आएगा आपको हम अपडेट कर देंगे इंस्टाग्राम ट्विटर पे। तो मेक श्योर करना कि इंस्टाग्राम ट्विटर को भी आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। बस हम मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसवाड़ वीडियो के साथ। आपके मन में कुछ भी डाउट है इस फोन के रिगार्डिंग, कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। क्या मतलब फ़ोन पकड़ के हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, मूड खराब हो जाएगा?